नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है में आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर रोजाना सियासत भी होती है और रोजाना नई बातें भी होती हैं। हालांकि वहां पर चुनाव होने के बाद सरकार बनाने की कवायद हुई और पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। हालांकि लगभग 3 साल तक सरकार चली, फिर उसके बाद ये रिश्ता टूट गया। वहां पर गवर्नर राज लगा। सभी पार्टियों ने कहा कि अब असेंबली को भंग कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए। और जब राज्यपाल ने असेंबली को भंग किया तो उसके बाद राजनीति होने लगी। हालांकि 6 महीने बाद यह बात हुई, लेकिन इसके बाद राजनीतिक दलों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और कहा कि जब हम कह रहे थे, जब नहीं हुआ, और उसके बाद जब राज्यपाल ने भंग कर दी तो फिर इस पर राजनीति होने लगी। राजनीति के साथ साथ बयानबाजी होने लगी। जो भी वहां डिसीजन हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब बयानबाजी लेकर कहीं ना कहीं फिर चर्चा में। अब गवर्नर साहब के एक बयान को लेकर भी कहीं चर्चा है। हालांकि वो उससे एक बार इनकार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर मैं दिल्ली की तरफ देखता तो सज्जाद लोन की सरकार बनाई जाती। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अगर मैं वहां देखता या कोई दबाव होता तो शायद ऐसा होता, यानी उन्होंने दबाव से इनकार किया। लेकिन कुछ लोग इसको दबाव के तौर पर देख रहे थे और यहां से फिर एक बार यह चर्चा गर्म हो गई कि आखिर ये चीजें क्यों हुई और वहां पर असेंबली भंग किस लिए की गई। पॉलिटिकल मायने थे इसके, दबाव था, या गवर्नर साहब का अपना फैसला था, या फैक्स मशीन वाकई खराब थी। इस पर चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राज्यपाल महोदय ने जब स्टेट के हित में, राज्य के हित में, जनता के हित में एक बड़ा फैसला ले लिया, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, या उसके क्या मायने थे, इस पर किस तरह की राजनीति हो रही है, उस पर चर्चा करेंगे। पहले आपको पैकेज दिखाते हैं, वो बयान दिखाते हैं जो उन्होंने कहा और उसके क्या मायने लोग निकाल रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। फिर अपने पैनल से आपकी मुलाकात कराएंगे। फिर एक बार क्लियर कर दूं कि दिल्ली की तरफ देखता तो लोन की सरकार मुझको बनाना पड़ती और मैं इतिहास में एक बेईमान आदमी के तौर पे जाता। लिहाजा मैंने उस मामले को ही खत्म कर दिया। आप जो गाली देंगे देंगे, लेकिन मैं कन्विंस्ड हूं कि मैंने ठीक काम किया। सतपाल मलिक ने कहा कि दिल्ली की तरफ देखता तो लोन की सरकार बनानी पड़ती। मैं इतिहास में एक बेईमान आदमी के तौर पर जाना जाता, लिहाजा मैंने उस मामले को ही खत्म कर दिया। आज लोग मुझे गाली देते हैं तो देते रहें, लेकिन मैंने सही काम किया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों सरकार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट के बीच अचानक से राज्यपाल सतपाल मलिक ने विधानसभा को भंग कर दिया था। इसके बाद से ही राज्यपाल विपक्ष के निशाने पर थे। राज्यपाल मलिक ने पहली बार इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि ये अज्ञानता है, इसे देखना ही नहीं चाहिए। उसी दिन उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों ये कह रहे थे कि जीत हो गई, हम चाहते थे असेंबली टूट जाए, असेंबली टूट गई, हम जीत गए, दूसरे भी नहीं बना पाए, ये भी जीत है। बीजेपी ने राज्यपाल सतपाल मलिक के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कविंदर गुप्ता ने कहा कि राज्यपाल खबरों में बने रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। दबाव था या फिर नहीं, ये तो राज्यपाल साहब ही खुद बेहतर समझते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, राज्यपाल सतपाल मलिक के इस बयान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर की राजनीति में भूचाल लाने का काम कर दिया है। स्पेशल डेस्क, JK 24/7। हालांकि इस बयान को कुछ लोग दिल्ली का दबाव कह रहे हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय ने कहा है कि मेरे पे कोई दबाव नहीं था, न मैंने दिल्ली की तरफ देखा, न मुझसे देखने को कहा गया। यानी उन्होंने दबाव से इनकार किया है। अब इस बयान को किस मायने में देखा जाएगा, ये वहां की खासतौर से जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां कैसे इसको देखती है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, इस पैनल से आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप JK 24/7 न्यूज के फेसबुक पेज पर जाकर अपना कमेंट भी जाहिर कर सकते हैं, हम तक भेज सकते हैं, और आजाद खालिद के ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जाकर अपने आप कमेंट हम तक भेज सकते हैं। हम आपके कमेंट्स जो मर्यादित होंगे या कम से कम उनको चलाने लायक होगा, हम उनको चलाएंगे भी और दिखाएंगे आपको। और एक पैनल से आपकी मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है। रविंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस की तरफ से, जम्मू स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पवन सिंह जी रहेंगे हमारे साथ, बीजेपी की तरफ से जम्मू स्टूडियो में रहेंगे, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। सज्जाद नूरा बदी साहब हैं
सोशल एक्टिविस्ट हैं, श्रीनगर स्टूडियो से रहेंगे। डॉक्टर नवाब नासिर साहब हैं, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से श्रीनगर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जल्दी आपसे पैनल की मुलाकात कराएंगे, लेकिन हम आपको बता दें आज जिस मुद्दे को लेकर हम आए, बयानबाजी और सियासत, ये तमाम चीजें देखे जाए उसके मायने किस तरह से निकालते हैं लोग अपने अपने हित में, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ सबसे पहले पवन सिंह जी मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से। पवन सिंह जी, इस बयान को कैसे देखते हैं और खास तौर से जम्मू कश्मीर की पूरी सियासत को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि अब ये लग रहा है कि अगर दिल्ली की तरफ देखते तो सज्जाद लोन की सरकार बनाई जाती। इस बयान को आप कैसे देखते हैं, दबाव था या कुछ और? नहीं, देखिए दबाव तो कोई नहीं था। बेसिकली जो हमारा सेंटर है दिल्ली और ये जम्मू कश्मीर रियासत, इसका अलग अलग कानून है, तो ये इनका अपना व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। सरकार की तरफ से, सेंटर की तरफ से किसी तरह का कोई दबाव नहीं था, मेरा ये मानना है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि सभी लोग, खासकर हमारे ये पीडीपी और एनसी, ये भी कुछ समय पहले कह रहे थे कि सरकार भंग होनी चाहिए, तो आज विरोध क्यों हो रहा है? ये जानबूझ के बवाल बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो अब परिस्थितियां सामने है, इलेक्शन का बोला गया है, कंटेस्ट होगी, दोबारा लड़िए, जीत आराम से आई। यानी आप दोबारा चुनाव में जाना चाहते हैं, हालांकि अभी असेंबली का टाइम पूरा नहीं हुआ, देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा है नहीं कुछ। हमारे साथ रविंद्र शर्मा जी मौजूद है कांग्रेस की तरफ से। आप चुनाव में जाने से क्यों बच रहे हैं शर्मा जी? देखिए, कोई चुनाव से जाने से नहीं बचा। 5 महीने तक हम कहते रहे, तमाम अपोजिशन पार्टी यहाँ कहती रही कि जम्मू कश्मीर की असेंबली को भंग करिए, और 16 तारीख को ही हाल ही मैंने कहा कि गवर्नर साहब ने ये बयान दिया कि हम असेंबली को 6 साल तक सस्पेंडेड एनिमेशन में रखेंगे, और सरकार जो है वो गवर्नर के बाद राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, लेकिन वो असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में रहेगी। इसका मतलब यह है कि जोड़ तोड़ की राजनीति के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रखेंगे, हॉट स्टेट के लिए खुले रखेंगे। ये 18 तारीख तक गवर्नर साहब का ये ऐलान था, और हमने कहा कि आप एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में आपने देखना है, जो कानून कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नर को एक्सप्लोर करनी है पॉसिबिलिटीज। अगर कोई सरकार वाजिब और कानूनी ढंग से, आईनी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से बन सकती है तो बनाए, हमने कभी नहीं रोका। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई तब गवर्नर रूल लगता है। वो सरकार जो पिछली थी नॉर्थ पोल, वो फेल हो गई, इसलिए गवर्नर रूल लगा। अब गवर्नर रूल के बाद बीजेपी को ये दावा करना कि हम नंबर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, नंबर पूरे होकर सरकार बनाएंगे, बार बार ये बयान आया, और गवर्नर साहब भी सेटिस्फाइड थे कि असेंबली सस्पेंड रखो जब तक कि ये और सज्जाद लोन मिलकर के दूसरी पार्टियों को तोड़ के अपना 44 का आंकड़ा पूरा करते। रविंद्र जी, गवर्नर ने ये कहा कि हमें डर था कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, इसलिए हमने बंद कर दिया। वो तो खुद रोकना चाहते हैं। सुन लीजिए जी, नहीं सुनिए ना, अब जो गवर्नर साहब ने कहा है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि जो हम कहते थे, स्टैंड विंडिकेटेड, कि हम ये कहते थे कि जो ही उनको लगा कि अब दावा पेश हो गया है, जिनके पास 44 से कई गुना ज्यादा आंकड़े हैं, कानून में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीडीपी के मुताबिक उनका दावा है, उन्होंने लिखा कि मेरे पास एनसी के इतने, कांग्रेस के इतने मिलाकर के 56 का आंकड़ा बनता है। कोई तोड़जोड़ नहीं थी, तोड़जोड़ तो उनको करनी जरूरी थी जिनके पास 2 विधायक थे कश्मीर में। 25 बीजेपी ने, जम्मू की पार्टी ने उनको चीफ मिनिस्टर कर दिया, वो 18 कहां से लाते, तोड़ के लाते ना, कहीं से अगर लाते तो उसी को रोकने के लिए तो डिसॉल्व किया। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। हाँ। दिल्ली कहती थी कि सज्जाद लोन को, जो गवर्नर साहब ने कहा वो सच कहा। हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने सच्चाई बयान की कि मैं दिल्ली की बात नहीं, उन्होंने इनकार किया है, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दबाव नहीं था। उन्होंने इनकार किया है कि दबाव नहीं था, अगर मैं दिल्ली की तरफ देखता तो दबाव होता, तभी तो मैं देखता। जी, डॉक्टर नवाब नासिर साहब, इसका मतलब यह है कि उनको इशारा था कि सज्जाद लोन को बनाओ। डॉक्टर नवाब नासिर साहब, ये जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ये हो रहा है, और खासतौर से डिसॉल्व होने के बाद जो लोग कह रहे थे कि डिसॉल्व होना चाहिए, अब डिसॉल्व होने पे वही लोग वावेला मचा रहे हैं। जो दबाव कर रहा था वो सामने आया। ठीक है, मैं आपसे कहूँ, इससे खामोश रहने के लिए बोलिए पहले। जी जी जी, नवाब साहब। खालिद भाई जी, गवर्नर साहब ने वो बात कही है जो कश्मीरी पिछले 20 साल 30 साल से कह रहा है। गवर्नर साहब ने बोला कि अगर मैं दिल्ली की तरफ देखता
तो यहाँ पे 2 आदमी जो थे वो 2 आदमी वाला इंसान भी यहाँ पे हुकूमत बनाता। अफसोस ये है खालिद साहब कि ये कश्मीर की आवाज है, एक आम आदमी की आवाज है, कि यहाँ जब भी हुकूमत बनती है उसमें दिल्ली का इन्फ्लुएंस होता है। इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते। मैं आज मलिक साहब को सैल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने बेनिकाब कर दिया दिल्ली को। उन्होंने वाज़ेह तौर पे बोल दिया कि यहाँ जो होता है, जो भी यहाँ पे कदम उठाए जाते हैं, उन्होंने कहा कि अगर मैं दिल्ली की तरफ देखता मेरे पे कोई दबाव ही नहीं था, उन्होंने दबाव से इनकार किया। उन्होंने कहा इस बयान को गलत ढंग से लिया जा रहा है। साहिल भाई पूरी बात यहाँ की सुन लीजिए। ये बताइए मेरे को, क्या ये इंसाफ होता? एक 2 आदमी वाला दो कॉन्स्टिट्यूंसी वाला हुकूमत बनाता है यहाँ पे। मुफ्ती साहब ने इसलिए बीजेपी के साथ अतवास किया था, जोड़ा था कि उसने ये हमको बोला था, मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ नॉर्थ पोर्ट और साउथ पोर्ट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जम्मू वालों के वोट जो है वो नागुजार जाए। वो वोट जो दिए उन्होंने, ये ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि एक साइड का सिर्फ चीफ मिनिस्टर है। ये बताइए मेरे को, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ बीजेपी साहब से वहां से, अगर आप सजाद लोन को यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाते हैं अपने 25 MLA के साथ, क्या ये नाइंसाफी कश्मीर के साथ नहीं होती कि 2 MLA वाला यहाँ चीफ मिनिस्टर बनता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो संघ का आदमी है, क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसका यहाँ एक आदमी नहीं है आज के डेट में। सज्जाद साहब गवर्नर साहब है कि उन्होंने ऐसी बात की। मगर खालिद साहब, आज एक चीज की दाद देनी पड़ेगी आपको। आज उस कश्मीरी की दाद देनी पड़ेगी जो कश्मीरी ये बोलता है कि हमारे हुक्मरान दिल्ली से बन के आते हैं। अगर यहाँ का गवर्नर ये बोलता है, अगर यहाँ का गवर्नर ऐसा बात बोलता है तो इस पर एनालाइज करने की जरूरत है, इसको सोचने की जरूरत है गवर्नर साहब क्यों बोल रहा है। हाँ ठीक है सज्जाद साहब, ये पूरी जो राजनीतिक घटनाक्रम है, फैसला एक बड़ा फैसला आया कि डिसॉल्व हो गए अब जिस तरह से देखते हैं, लेकिन ये बयान को लेकर जिस तरह से बात हो रही है और वहां की राजनीति में जो ये सवाल उठ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, जिस प्रकार से गवर्नर साहब ने जो उस टाइम जो डिसीजन लिया है, हम भी ये मानते हैं कि गवर्नर साहब ने एक अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन एक गलत तरीके से और गलत वक्त पे लिया है। गवर्नर साहब अगर दिल्ली के दबाव में न आता तो वो ये 1 दिन पहले भी ले सकता था, 2 दिन पहले भी ले सकता था, लेकिन जब एक साइड से महबूबा मुफ्ती ने गवर्नमेंट बनाने के लिए क्लेम की तो उसी टाइम सजाद लोन ने भी दूसरी जानिब से एक मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए क्लेम की, लेकिन उस टाइम गवर्नर साहब मतलब ये इट इज देयर इज समथिंग फिशी। उसी टाइम शाम के 5 बजे कौन सा ऑर्डर निकला? हम ये मानते हैं कि जैसे गवर्नर साहब कह रहे हैं कि 5 बजे के बाद कौन सा फैक्स वहां पे रिसीव करने वाला था, लेकिन शाम के 8 बजे कौन सा ऑर्डर वहां पे जो गवर्नर साहब ने उस टाइम इशू किया, उनके ऑफिस से आया कि असेंबली को डिसॉल्व कर रहा हूं। तो देयर इज समथिंग फिशी इन इट। गवर्नर साहब बिल्कुल दिल्ली के इशारों पर नाचता है, क्योंकि उनको पता थी कि एक तरफ जो सजाद लोन उस टाइम कोशिश कर रहा था सरकार बनाने की, और दूसरी जानिब जो बयान है अभी लेटेस्ट, उन्होंने कहा है कि अगर दबाव होता तो मैं देखता। उन्होंने दबाव से इनकार किया, और अगर देखें तो शुरू में भी अगर दबाव, मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर दबाव नहीं होता तो वो ये एक दिन पहले भी ले सकता था, 2 दिन पहले भी ले सकता था। जब आप बुनियादी वजह यही था। अगर को लग रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है तो आपको लगेगा कि गलत हुआ है, लेकिन चलते हैं। खैर हमारे साथ हमारे साथ पवन सिंह जी मौजूद। पवन जी, तमाम आरोप लग रहे हैं, आपने वहां मिलकर सरकार बनाई, जैसे नासिर साहब कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने भी मिलकर आपके साथ सरकार बनाई, लेकिन अवाम के कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है, तो कहीं ना कहीं क्यों उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई, ये बड़ा सवाल उठता है। और अब डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? देखिए, इसमें कोई डैमेज कंट्रोल वाला सिस्टम नहीं है। गवर्नर साहब ने खुद बोला है कि मुझे किसी प्रकार का दबाव नहीं था। जब वो खुद बोल रहे हैं कि सेंटर का किसी प्रकार, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है, मैंने वहां पे पोजीशन देखी, अगर कोई ऐसा करना होता तो वो अपने एक्सपर्ट बुलाते, कोई डायरेक्शन होती अगर वहां से तो वो एक्सपर्ट बुलाते, भाई इसका कैसे हल हो सकता है। ऐसा था कुछ नहीं, अब जानबूझ के इसको बकवाल बनाया जा रहा है। सब लोगों ने, सब बड़ी पार्टियों के महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ होती है तो अच्छी होती है, तब उसके सब चीज हो जाते हैं। जो ही महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ नहीं रहती है तब उसका फैक्ट भी नहीं जाता है। एक टेलीफोन और एक गाड़ी है, सब चाह जाता है, सब कुछ होता है। नासिर साहब आपके पास आऊंगा मैं। आप सुनने की आदत डालिए, आप जनाब आप सुनने की आदत, ये आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, अब मैं बोल रहा हूं, सुनिए बात। इसलिए कश्मीर के जो लोग हैं उनको गुमराह मत कीजिए।
ये बवाल ऐसा बनाइए। गुमराह तो आप करते हो कश्मीरियों को, इलेक्शन शर्म के सौदा तो आप करते हो कश्मीरियों को। जमहूरियत है यहाँ पे, भेज के रखा है कश्मीरियों को, तो आपने जानबूझ के बवाल बनाया जा रहा है। आप तो कश्मीरियों को भेड़ बकरी समझते हो, तो दिल्ली से फोन करते हो तो यहाँ हुकूमत बनाते हो, दिल्ली से फोन करते हो यहाँ हुकूमत तोड़ देते हो। ये गलत बात है। नहीं तो हुकूमत तो आप करते हैं, वोट तो आपका होता है नासिर साहब, वोट तो आपका होता है। आप लोगों ने ये बवाल बनाया हुआ है। अब ये आप लोग कश्मीर के लोगों को कर रहे हो गुमराह। अब सब जान चुके हैं कश्मीर की जो जनता, जो आवाम, खास करके नौजवान जो भटके हुए थे, वो सीधे रास्ते पे आ रहे। आप नहीं चाहते कि वो सीधे रास्ते पे आए, इसलिए ये पूरा जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर जाग चुका है, ये जाग चुका है। पाकिस्तान से इनको पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन आ रही है, वो तक बोलते गवर्नमेंट तो डिजॉल्व होगी, इलेक्शन कंटेस्ट कीजिए, आइए, जमहूरियत है। आप जमहूरियत हिसाब से नहीं चलना चाहते, आप दबाव की राजनीति करना चाहते हो। ऐसा है नहीं सिस्टम, अब ऐसा नहीं होगा। आपकी मतलब की बात नहीं होती है, आपको सुननी पड़ेगी, आपको ठीक बात सुननी पड़ेगी। आप अगर जोर से बोलेंगे तो अपने झूठ को सच साबित नहीं करते हैं। जमाना बदल चुका है जनाब, अब आपको बात माननी पड़ेगी। नहीं बनना चाहिए मंदिर, नहीं बनना चाहिए मंदिर, नहीं बनना चाहिए। आप क्या करते हैं? पाकिस्तान से बात मशवरे की बात करते हैं, उससे सलाह कीजिए, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बात करते हैं। अगर आज श्री राम जिंदा होते वो निकल के आपको जूता मारते, बोलते कि रहीम को मार के मुझे राम का मतलब नहीं बनाना है, रहीम को मार के क्या हिंदुस्तान में राम का मतलब नहीं बनेगा। तुम डेवलपमेंट में बात करो, तुम एजुकेशन पे बात करो, तुम किससे बात करते हो? जब इलेक्शन आता है सिर्फ मंदिर की बात करते हो, इलेक्शन के लिए तो वन वे हो जाएगा। आप लोगों ने मुद्दा बनाया है, ये मुद्दा मंदिर में कहाँ पहुंचे? क्या राम माधव ने बोला कि नहीं बोला? आप खालिद साहब इनसे पूछे राम माधव ने क्यों बयान दिया, क्यों राम माधव ने ये बयान दिया मुहम्मद अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन आई गवर्नमेंट बनाने की? पूछ लीजिए, सवाल पूछ लीजिए। नवाब नासिर वो उस पर राम माधव ने सफाई दे दी है कि चलिए ठीक है, वो तो अब मान लो इस बात को। सर वो सफाई इसलिए दे दिए क्योंकि सफाई इसलिए दे दिए कि उनको चारों तरफ से भूचाल आ गया। इसका एक ही मतलब है, मुझे डेवलपमेंट बताइए। अभी ये बताइए, इनने पीडीपी से हुकूमत बनाई यहाँ पे, जब पीडीपी से हुकूमत तोड़ी उस वक्त ये बोलते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे कंट्रोल नहीं हुआ। अच्छा, पूरी हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं? पूरे हिंदुस्तान बनने वाले हमने डिमोनेटाइजेशन इसलिए की कि हम जी ये मिलिटेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए डिमोनेटाइजेशन करेंगे। फिर हुकूमत इसलिए सोचता है कि महबूबा मुफ्ती जो है वो आतंकवादी से मिली हुई है। एक स्टेटमेंट में तो नहीं है, ये स्टेटमेंट चेंज करते रहते हैं, हर स्टेटमेंट चेंज करते हैं। लेकिन नवाब नासिर साहब ये बात तो सही है, ये बात तो पवन सिंह जी की सही है कि जमाना जो चीजें बदल रही हैं और लोगों को गुमराह करने वाली जो सोच है उससे भी कहीं ना कहीं बाहर तो आना होगा ना। थोड़ा बहुत आपको भी बढ़ना होगा, थोड़ा बहुत इधर से भी बढ़ना होगा। तो ये जो बात है पवन सिंह की, इस बात को अप्रिशिएट किया जाएगा। ये पुराना सिस्टम रखना चाहते हैं, पुराना सिस्टम बदल चुका है, नया जमाना आ गया, उस तरीके से पुराना सिस्टम नहीं। यहाँ होते थे, यहाँ एक मिलिटेंट मरता था, यहाँ आज आपने एक महीने में 400 मिलिटेंट मारे हैं, 2 महीने में और 400 और पैदा हो गए हैं। यहाँ आपने 2000 लोगों का अंदाज किया, दूसरे एक मारा 400 और पैदा हुए, 400 और मारे जाएंगे, वो तो क्लियर है। रहते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन सर 400 मारने से लेकिन सवाल नहीं होता। नासिर साहब आप उस मुद्दे पे जाना चाहते हैं जिसमें नासिर साहब आप उस मुद्दे पे जाना चाहते हैं जहां पर कंफ्लिक्ट हो, आप रिजॉल्व की तरफ नहीं जाना चाहते। पवन सिंह जी ठीक है, मैं चलना चाहूंगा रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र शर्मा जी ये कह रहे हैं कि चुनाव में जाने से क्यों डर रहे हैं? क्या करना है? फिर ऑल आउट में पूरे कश्मीर को ऑल आउट कर दो। रविंद्र शर्मा जी, कश्मीरी को चुनाव से जाने से क्यों डरते हैं? जमीन से चाहिए आपको, कश्मीरी तो चाहिए नहीं। आप जिस दिन कश्मीर से मोहब्बत करोगे। नासिर साहब और लोग भी आए ना, नवाब नासिर साहब जी, मौका और भी किसी का दे दीजिए। हाँ मान लीजिए इनके जज्बात ज्यादा होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं दराज करता हूँ कि जरा मुद्दे पे रहिए। आपकी बहस का जो मुद्दा है वो आईनी और कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल्कुल कि आज गवर्नर साहब ने जो बात कही है, जो बात करके आई है, उस पे आप चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कह रहे हैं पवन सिंह जी कह रहे हैं कि चुनाव में जाने से आप डर रहे हैं, तो क्यों बच रहे हैं? चुनाव में जाने से क्यों बच रहे हैं? देखिए खालिद साहब आपका सवाल भी
अजीब है। कौन डर रहा है, क्यों डर रहा है? लेकिन क्या नहीं, मेरा सवाल नहीं है, पवन सिंह जी ने आपके सामने कहा है। ये पवन सिंह जी, आपका सवाल क्या था? आप कह रहे हैं कि चुनाव में जाना चाहिए, ये आपका सवाल है, मेरा नहीं है। यही प्रक्रिया सवाल, हाँ, सवाल आपने पूछना है, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। ये डर इसलिए हाल ही में भी कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए हैं। मैं आता हूँ, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या कानून संविधान का पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम ये जानना चाहते हैं कि बात नहीं माननी हो ना, तब संविधान देखा जाता है। देखिए, मैं चुनाव की बात करता हूँ, बहस का तरीका नहीं है, इसलिए अपनी बात अपने समय नहीं। गवर्नर साहब ने संवैधानिक अधिकार का ही तो पालन किया है, जो उनका संवैधानिक राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके तहत उन्होंने किया है। क्या नहीं उसी का किया नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करने हैं ना। हाँ। अगर उन्होंने खुद कह दिया कि दिल्ली की तरफ नहीं, रविंद्र शर्मा जी एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब आप डिमांड करते हैं डिसॉल्व करने की तो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, जब गवर्नर डिसॉल्व कर देते तो आप कहते हैं संविधान की बात। जब हम डिमांड करते हैं तो वो कहते हैं यानी आप डिमांड करेंगे तो सही रहेगा। नहीं, संविधान के तहत जब हमने डिसॉल्व, देखिए संविधान की बात है कि जब क्लेम स्टेक हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ने स्टेक लिया क्लेम और क्लेम किया कि हमारे पास 56 विधायक हैं, गवर्नर साहब को अपने आप को सेटिस्फाई करना था, वो गलत है, सही है। नहीं, ये 56 विधायक तो 6 महीने से भी होंगे ना, ये 56 विधायक तो 6 महीने से भी होंगे। अचानक से कहाँ गए? गवर्नर साहब ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए मैंने किया है, ये अचानक 56 विधायक जो आप लाए हो जी। हॉर्स ट्रेडिंग हम करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग वो करेंगे जिनके पास 44 नहीं थे, 3 पार्टियों के पास मिलकर 56 और हुकूमत में आना ही नहीं। मुझे बताइए, जिनके पास 56 थे खालिद साहब, वो हॉर्स ट्रेडिंग करके तोड़ के लाएंगे। जिनके पास ये 56 तो 6 महीने से थे ना, जिस दिन से वो उस दिन से तो आप एक नहीं हुए, उस दिन से आप लोग एक दूसरे 56 से जब से इलेक्शन लड़े थे तब से थे, मजबूरी तब से थे। आपके पास नहीं थे नंबर, हॉर्स ट्रेडिंग तो आपको करनी थी, क्योंकि आपके पास तो 27 थे, आपके पास टोटल 27 थे, हॉर्स ट्रेडिंग तो आपको करनी थी। सुनिए मेरी बात, कोई मजबूरी थी कि हम जरूरी सरकार बनाएं, हम नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन जब आप पार्टी को तोड़ रहे हैं, अगर तोड़नी थी तो 6 महीने पहले भी तोड़ सकते थे, आप 6 महीने पहले भी डिसॉल्व कर सकते थे। कम से कम ये तो इसका मतलब आप पार्टी को बचाने के लिए, सरकार बनाने के लिए आगे आए। हम तोड़ना नहीं चाहते। रविंद्र शर्मा जी, आपको ये डर हुआ कि आपकी पार्टी न टूट जाए, ये लोग इनको, इन दोनों को, पीडीपी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी, तब आपने क्लेम किया, ये आप कहना चाहते हो? पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर उस इलेक्शन होते हैं तो इनका जो ईवीएम है, ईवीएम इनका ठीक चल जाता था, वरना ईवीएम पे भी कंट्रोल करने वाले लोग हैं। ठीक है, लेकिन सज्जाद नूरबंदी साहब जिस तरह से, ठीक है, ये बीच में कौन साथी मेरे बोल रहे हैं? भाई आप ही बोल लीजिए, अगर एक ही आदमी को बोल रहा तो बुलाते रहिए जी। बताएं, ठीक है रविंद्र जी, आप नाराज मत हुई है, वो बीच में नासिर साहब बोले थे, आप बताएं जी। नहीं, नाराज क्या बात है कि हर एक को अपना टाइम, ये नहीं अच्छी बात नहीं है। नहीं बताएं, चलिए ठीक है, आप जब टाइम देंगे मैं तब बोलूंगा। नहीं, आपका ही टाइम था, वो नासिर साहब बीच में इंटरव्यू कर रहे थे। नासिर साहब सुन लीजिए मजबूत जी, सुन रहे हैं साहब से मेरी दरख्वास्त करता हूँ, मैं सिर्फ जरा सी कहूंगा। देखिए, एक सवाल ये उठा कि हमने पहले क्यों नहीं बनाया। भाई 2 पार्टियों का गठबंधन टूटा, हम नहीं बनाना चाहते, हमने कहा कि हम नहीं बनाना चाहते, एनसी और पीडीपी नहीं बनाना चाहते, मिलकर नहीं मिलना चाहते, कांग्रेस नहीं मिलना चाहते। 5 महीने के बाद भी गवर्नर साहब कहते हैं इस असेंबली को हम 6 साल तक सस्पेंड रखेंगे और कोशिश करते रहेंगे सज्जाद लोन साहब जब तक पूरा नहीं कर लेंगे। तब अगर ऐसा विकल्प सोचा गया कि पार्टी को बचाना, तो क्या वो गलत बात थी? इसका मतलब खतरा था कि पार्टी को तोड़ करके बनाए, वो संवैधानिक तरीका है, वो वाजिब है, और उसको रोकने के लिए अगर ये सोचा गया कि दावा पेश किया जाए, ये तो 27 वाले कहते हैं हम बना लेंगे, तो जिनके पास 56 है वो बैठे, या तो असेंबली भंग होगी या गवर्नर साहब को बुलाना पड़ेगा। जब गवर्नर साहब ने देखा कि आइन के मुताबिक मुझे बुलाना पड़ेगा, तो उन्होंने फटाफट। रविंद्र शर्मा जी, आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आप कोर्ट जाएंगे या चुनाव की तैयारी करेंगे? आज वो खुलासा किया उन्होंने, जो नहीं, आज के कॉन्टेक्स्ट में आप कोर्ट जाएंगे या कोर्ट, आपके पास विकल्प थे, कोर्ट चले जाते, सुप्रीम कोर्ट चले जाते आप। देखिए मैं कहता हूं सबसे बड़ा कोर्ट जनता का होता है, हम जनता में जाएंगे, तो चुनाव में जाइए। लेकिन कोर्ट जा सकती है पीडीपी, जिन्होंने दावा स्टे किया। दावा स्टे किया किसने? पीडीपी ने। ठीक है, हमने तो दावा
नहीं ठोका, हमने क्लेम स्टेक नहीं किया। अगर वो चॉइस है उनकी, ये उनका फैसला, उनसे पूछिए। अगर वो जाएंगे, हम उनका कहते हैं कि संविधान की प्रोटेक्शन के लिए संविधान को फॉलो करके असेंबली भंग हो, सरकार बने, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन वो दावा वो जाएंगे, लेकिन हम जनता में तो देख रहे हैं कि गवर्नर साहब ने सीधा बता दिया कि भाई मुझे तो कहा गया था कि अगर मैं दिल्ली की बात सुनता, मैंने नहीं सुनी, मैंने सज्जाद लोन को नहीं बिठाया, मैंने अपनी साख भी बचाई। ठीक है सज्जाद साहब, दिक्कत यह है कि राजनीति तो बहुत है वहां पर, लेकिन आवाम के लिए जो बात होती है उसको भी लेकर, जैसे कि अभी हमारे पवन जी कह रहे थे कि बदलाव की बात होनी चाहिए और जनता को गुमराह करने से बचना चाहिए। कितना सहमत है इनकी बात से आप, पवन जी की? देखिए, जो मैंने अभी भी कहा कि जो हम रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है, जो असेंबली रिजॉल्व हुई है, तो मैं ये एक बात कह रहा था कि जो गवर्नर साहब ने उस टाइम डिसीजन लिया है, जो आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, हॉर्स ट्रेडिंग सारी सजाद गनी लोन की जानिब से चल रही थी। तो जब बीजेपी को लगा कि अब जिस तरीके से पीडीपी ने जो महबूब मुफ्ती जो गवर्नमेंट बनाने की क्लेम की है, जो ग्रैंड अलायंस के लिए जो एक कोशिश की जा रही थी, तो उसी टाइम बीजेपी को लगा कि शायद ये गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। तो उसी टाइम गवर्नर साहब को ये आदेश मिल गए दिल्ली से, तो उस टाइम शाम के 8-9 बजे उसने असेंबली को डिसॉल्व किया। तो पहली बात यह है कि नेशन इज नॉट एट द मर्सी ऑफ बीजेपी, जैसे आप कह रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, द सिचुएशन ऑफ कश्मीर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ द वैली। तो अगर हम ये बात करेंगे तो जैसे आप कह रहे हैं कि जो यहाँ के जो सियासी पस मंजर की बात करेंगे, तो हर किसी मामले में जो दिल्ली इंटरफेयर कर रही है, तो यहाँ के हालात कैसे सुधर सकते हैं? कैसे यहाँ के लोगों को ऐसा मौका मिलता? एक बार उनको मौका दिया जाता अगर ग्रैंड अलायंस बनने जा रही थी, ताकि उनके पास जो नंबर ज्यादा थे, कहीं ना कहीं यहाँ के हालात में बेहतरी आती। लेकिन जो बीजेपी यहाँ पे, या बीजेपी या जो सेंटर हर किसी मामले में इंटरफेयर करती हैं, तो उसी के नतीजे से यहाँ पे जो हालात दिन ब दिन ज्यादा अबतर हो रहे हैं। और रिसेंटली जो महबूब मुफ्ती देखिए, महबूब मुफ्ती ने जो एक बार कहा, मेरी बात ले लिया, ठीक है, वो जो गवर्नर ने देखा, बेहतर जो महबूब मुफ्ती का जो रिसेंटली स्टेटमेंट आया है, जो महबूब जी ने कहा कि ये हमारे विधायकों को दमका रहे हैं, अगर आप चुनाव में जाते हैं आपको इसका फायदा होगा, नुकसान होगा? जी बिल्कुल फायदा होगा। मैं आपको वैसे एक एक्चुअल चीज बता दूं कि क्या घटनाक्रम क्या हो यहाँ पे। बेसिकली जम्मू कश्मीर का जो आवाम है वो जाग चुका है, वो चाहता है कि ठीक लोग आगे आने चाहिए। ये जो दूसरी पार्टी है, जो जम्मू कश्मीर की सो कॉल पार्टियां या कुछ एक आध बड़ी पार्टी, ये परिवार से बाहर नहीं जाती है, ये परिवारवाद वाली पार्टी है, ये जमहूरियत है भाई, सब लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये चाहते हैं कि ये सत्ता इनके बाहर ना जाए। ये 70 साल से सत्ता में थे, अब ये दूसरे लोग, अच्छे लोग आगे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। यानी आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस की तरह जैसे फारूक अब्दुल्ला परिवार है। मेरी बात सुनिए, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मेरी बात सुन लीजिए। तो आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। कोई भी पार्टी जब बात करती है, कहती है कि ये 56 का आंकड़ा था, आप कहते हो कि वहां पे जाके क्लेम करो, वो कहते नहीं जी पीडीपी ने क्लेम किया था। ऐसे आप इकट्ठे हो, लड़ो सारे इकट्ठे इलेक्शन। जमहूरियत है, डेमोक्रेसी। मतलब जब कुछ ठीक नहीं करना हो, खराब चीज करनी हो, तो सब इकट्ठे होते हैं, खराबी के लिए इकट्ठे, अच्छाई के लिए इकट्ठे। ठीक है, बस एक सवाल नहीं हो पा रही। हम कश्मीर रविंद्र जी क्या आप चुनाव में इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे? आप जवाब ले लेते हैं रविंद्र शर्मा जी से, कांग्रेस। ठीक है पवन जी, लोग उनको हक नहीं दिलाना चाहते। हाँ रविंद्र जी, क्या आपको लगता है अब आपका गठबंधन हो गया है? क्या कश्मीर में अगर चुनाव होंगे तो आप लोग सब मिलकर चुनाव लड़ोगे? कोई चुनाव के लिए गठबंधन नहीं है। मैंने कहा हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए एक जो है वो दावा किया गया पीडीपी की तरफ से, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन था, एक संकेत हमारा भी था कि ये हॉर्स ट्रेडिंग को रोकिए, क्योंकि गवर्नर साहब तो 6 साल रखेंगे और ये आगे देंगे अपने काम। इसलिए उसका मतलब ये नहीं कि कोई गठबंधन है। ठीक है, उसका मतलब ठीक है। शुक्रिया रविंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल वही था कि बयान को लेकर भले कुछ भी कहा जाए, लेकिन
जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से अभी ये बात आई कि कोर्ट अगर कोई जाएगा तो पीडीपी जाएगी, यानी कंधे पर बंदूक दूसरे की और गठबंधन दिखाने के बाद जब ये सवाल किया जाता है कि क्या चुनाव में सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर कहीं ना कहीं गोल है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आवाम को क्या मिलेगा, जनता को क्या मिलेगा। भले डेमोक्रेसी के नाम पर वहां आप कुछ भी करें, लेकिन जनता को क्या मिलने वाला है, यह बड़ा सवाल है। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही। आजाद खालिद को इजाजत दें।